Okay. 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 नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। घर में घुसकर लूटपाट के दौरान अपराधियों ने अधेड़ व्यक्ति को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, परिवार में मचा कोहराम। बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन, चोरी की बाइक के साथ 2 शातिर गिरफ्तार। और होटल संचालक बन गया शराब माफिया, उत्पाद की टीम ने मिट्टी खोदकर निकाला शराब। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके के महना गांव में घर में घुसकर अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली उनके पेट में लगी थी। अपराधियों ने घर में रखे 5 लाख रुपए कैश भी लूट लिए। रुपए उन्होंने जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था। मृतक की पहचान 55 वर्षीय मनोहर शाह के रूप में हुई है। वे गाँव में ही मेहनत मजदूरी करते थे। घटना के बाद आरोपी भाग गए। हत्या की सूचना मिलने पर इलाके में कोहराम मच गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोतीपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में मृतक की बहू रेणु देवी ने पड़ोस में उमेश राय समेत अन्य पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घर से 5 लाख रुपए लूटपाट की भी बात कही है। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से आरोपी घर से फरार है। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर घटना के बाद से गांव में तनाव व्याप्त है। पुलिस एहतियातन कैंप कर रही है। रेणु ने बताया कि रात को सभी लोग सो रहे थे। इसी दौरान देर रात उमेश राय समेत 2 लोग घर में घुस गए। आहट सुनकर उनकी नींद खुल गई तो वह उठकर निकली। महिला ने किसी तरह शोर मचाया तो उसके ससुर मनोहर शाह बाहर निकले। उन्होंने अपराधियों का विरोध किया। इसी दौरान एक गोली उनके पेट में मार दी, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। मृतक की बहू ने बताया कि उनके ससुर ने आरोपी से काम के सिलसिले में 20,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसका सूद जोड़कर 1 लाख तक आरोपियों ने कर दिया। उनके ससुर ने पूरा पैसा चुकता कर दिया था। सिर्फ 2,000 रुपए बच गए थे, जिसे छोड़ देने की मांग वे आरोपियों से कर रहे थे, लेकिन इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। 2 आदमी मेरे रूम में घुसे। एक आदमी पूरा मुंह ढक के रखे थे, एक आदमी थोड़ा सा, जिसको हम नहीं पहचान पाए ना, वो मुंह मेरा जान दिया था और बोला कि पैसा किधर है, मुझे पैसा दो। मैंने बोला कि पैसा मेरे पास नहीं है। तो बोला कि नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन मिला है कि आपके पास पैसा है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उससे थोड़ा सा हाथ छुड़ा कर मैंने पापा जी को बुलाया कि पापा जी आइए, बचाइए, मुझे मार देगा। तो मेरे पापा जी अपने रूम में से उठ के यही गेट पे आए थे मुझे बचाने के लिए कि उनको गोली मार दी गई। और जब मैंने उसको गोली मारते देखा तो उसको पकड़ा, एक आदमी को पकड़ा तो मुझे मीरा देवी धक्का देकर और फरार हो गया और रूम से 5 लाख रुपए भी गायब कर दिए। अभी तक एक आदमी को पकड़ा गया है, 3 आदमी को पकड़ा गया है। जो एक आदमी है उमेश राय, उसका साला है 2, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन मीरा देवी को अभी नहीं पकड़ा गया है। और मीरा देवी के साथ साथ एक और आदमी है, उसको भी नहीं पकड़ा गया। तो आवेदन दिए हैं थाना पर? आवेदन दिए हैं, 4 बजे भोर में दे के आए हैं, 3 बजे आवेदन। आज रात क्या पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि आपको जब मालूम चलता है कि मीरा देवी है गांव में तो हमको इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो कितने बजे रात की घटना है? 12 साढ़े 12 बजे। 12:30 बजे।
कितने लोग से आए थे वो लोग? 2 लोग से आए थे, मेरे मुंह पर मतलब हाथ डाल के थोड़ा भी आवाज़ नहीं आना चाहिए ऐसा बोल रहा है कि कुछ नहीं बोलना है तुमको, पैसा कहाँ है इतना बताओ। हम बोले कि हमको पैसा कहाँ है हमको नहीं मालूम है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो बोला कि नहीं तुम्हारे पास पैसा है तुम बताओ। जिनको गोली हमला हुई है यहाँ मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में मनोहर शाह नामक व्यक्ति के घर में कल रात कुछ लोग आके लूटपाट की घटना करने की कोशिश किए और उसी क्रम में एक लुटेरे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दिया। गोली मारने पे वहीं पे डेथ हो गया उनका। बाद में पुलिस प्रशासन आके लेके गई है लाश पोस्टमार्टम के लिए और इस पे किसी एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। जो मनोहर शाह हैं उनके परिवार में शादी का माहौल था। 17 तारीख को उनकी इकलौती बेटी का शादी था और आज तिलक जाना था। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषी को सज़ा मिले। 2-3 अपराधी आया, इनके पुतों के घर में घुस गया और मुँह जान दिया, कहा कि पैसा दो पैसा दो। तो ये बताया कि पैसा हमारा ना है, चिल्लाया बाबूजी हो बाबूजी। तो इनका ससुर घर से निकल के आया लाठी हाथ में लेकर के और जैसे ही दूरा पर आया इनको छोड़ करके और इनको कलेजा में गोली मार दिया और ये स्पॉट डेथ हो गया। क्या लूटपाट करने के नियत से आया था? हाँ, लूटपाट करने के नियत से आया था। पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, उसका इनका ससुर निकल के आया, ससुर को जो है गोली मार दी। प्रशासन अभी तक क्या किया इसमें? प्रशासन उसमें 3 आदमी के पकड़ के ले गया है और इसमें कुछ मामला हम लोग को जो जानकारी मिला है कि ब्याज पर शायद पैसा लिए हुए थे। एक बगल के है मीरा सटौसा की पत्नी मीरा देवी, वो पैसा दिलाई थी और उसी पैसा के दरमियान मैंने हिसाब उसाब में इनका कहना है मनोहर शाह के पत्नी के कि वही में 5,000 की कमी बेसी की वजह से वो हमको धमकी दिया कि हम इसको जान से मरवा देंगे। उसका जांच प्रशासन करेगा। हाँ, प्रशासन इसका जांच करे कि हकीकत क्या है, लेकिन इनका कहना है कि बगल में सटौसा की पत्नी मीरा देवी है, यही काम करवाई। क्या मुजफ्फरपुर के बलूराज थाना इलाके के एक गांव में एक 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना शनिवार की शाम की है। आरोपी रिश्ते में लड़की का भाई लगता है। लड़की ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले अमन कुमार ने उसे छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना काम किया है। फिलहाल बलूराज थानेदार राजकुमार ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। अमन माने हमरा के देखलक तो उ माने भाग गेलक आ बेटी हमर रोए लागल, हमरा के देखलक तो आ उ छड़प के भाग गेलक। हाँ, भाग गेलक। अमन क्या कर रहा था? उ गलते काम करेला ना ले गिरलक। हाँ, तो हमें देखलक बस उ अमन छत पर से तरफ के भाग गेलक। उ लागी गाँवे घर के लागी। कथी ला मूर्ति बैठल? हाँ, मूर्ति लाल देवी बैठल रही। कहाँ पर? उ लाल देवी नदी कानी। अच्छा, तो फिर अमन पकड़ाया? हाँ, ना पकड़ाइल, ए बेर पकड़ाइल बाटे। पकड़ा गया? हाँ, पकड़ाइल बा। बच्ची रोने लगी? हाँ, रोए लागल बेटी हमर। अच्छा। हाँ, तो लड़का जान पहचान का था? हाँ, जाउत लागी हमनी के। हाँ, गाँवे घर के हमर बेटी ओकर बहिन लागी। हाँ, उ भाई लागी। अच्छा। हमनी मतारी पितियाई लागम। अच्छा, तो आपको कौन बताया कि गायब है? गायब हमर जैदी कहलक के तोरे जबरे न गेल हुआ। हाँ, तो हम कहली अकेले उन्हें कथी करी, तो वे गेली तो वे कूद के भागल हुए। हाँ, भाग गेलक। बच्ची रो रही? हाँ, रोई रहलक सर। कितना साल उम्र बच्ची का? नहीं के 12 साल के बाटे। 12। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की बाइक भी बरामद की है। दरअसल मिठनपुरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पानी टंकी चौक के पास 2 युवक चोरी का बाइक लेने आए हैं। पुलिस ने अपना जाल बिछाकर दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान गौशाला मस्जिद रोड निवासी चंदन कुमार और मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में चंदन और मनीष ने बताया कि गौशाला मस्जिद चौक के रहने वाले गोलू कुमार के कहने पर चोरी की बाइक ले जाने की डील हुई थी। इस बाइक चोर गिरोह का सरगना गोलू कुमार बताया जा रहा है, जो कि पुलिस गिरफ्त से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। आरोपी मनीष ने बताया कि गोलू बाइक चोरी करता है और ठिकाना लगाने के लिए मनीष और चंदन को 200 से लेकर 500 दिया जाता था। इन दोनों से पूछताछ में दर्जनों बाइक चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। सर वो ला के देता था हमको, भले कि जब लोग फ़ोन करता था
गोलू अच्छा, ये लोग पानी टंकी के पास हैं, ले जाओ 200 रुपया देते हैं बस। तुम कहाँ ले जाता था गाड़ी? यह वो जहाँ बोलता था जैसे चौक पे चाहे मंदिर पे गौशाला चाहे जहाँ बोलता था वहाँ लगा देते थे। लगा देता था। लगाने का 200 रुपया। 200। और इसको इसको भी इसको कितना? इसको भी उतना ही 200। 200 इसको भी। कितना बार मिल चुका अभी तक पैसा? 2 बार। ये कल फर्स्ट बार। अभी 2 बार बोला? नहीं, फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। डर नहीं लगता था तुमको? सर हम लोग को पता नहीं था कि चोरी का गाड़ी है, नहीं तो हम लोग छूते भी नहीं सर। गोलू कहाँ रहता है? वहीं मस्जिद चौक बेला रोड। वो कल सुबह में सूचना मिली थी कि मस्जिद चौक पर जो है वो 3 घर से 3 मोटरसाइकिल चोरी करके जो वो 5-6 लड़के जो है ना चोरी करके मस्जिद चौक पर आ रहे थे। संदेह के आधार पर वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े गया और फिर वो उसके पास से 2 मोटरसाइकिल चोर पकड़ाए हैं और 3 गाड़ी रिकवरी हुई है, जिसमें मेन सरगना गोलू है जो अभी फिरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। ये लोग और कौन है? ये कौन लोग हैं? ये लोगों जो पकड़ाए हैं उसमें एक मनीष कुमार है जो स्थानीय मस्जिद चौक के नज़दीक रहने वाले हैं और दूसरा जो है चंदन कुमार है जो भी स्थानीय गौशाला के रहने वाले हैं। ये लोग कुछ और आपराधिक मोटरसाइकिल चोर के साथ मिलकर के काफ़ी दिनों से चोरी करते आ रहे हैं। ये लोग ऑपरेट कैसे करते थे? मतलब कैसे जाके चुराते थे? कुछ बताया होता है पूछता? ये बताया कि जो मेन सरगना गोलू है और एक जुवेद है, ये सबके साथ मिल करके गाड़ी का रेकी करके ये उठाता था सभी मिल करके और फिर ले जा करके जो है ना गोलू और जुवेद को देता था, ये लोग कहीं और ले जाके बेचते थे। पहले भी गाड़ी चुरा के बेच चुका है लोग? हाँ जी, इस तरह की बात ये बताया कि पहले भी गाड़ी चोरी की है। क्या क्या बरामद इनके पास है? ये बरामदगी में 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मास्टर चाबी वगैरह भी हुआ? जी नहीं, मास्टर नहीं मिला। जेल भेज दिया गया? जी हाँ, सब जेल भेज दिया गया। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के कारण कई तरह के व्यापार ठप पड़ गए थे। ऐसे में होटल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था। होटल व्यवसाय चौपट हो गए थे। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और मुजफ्फरपुर के एक होटल संचालक का होटल लॉकडाउन में बंद पड़ गया, इसीलिए उसने वो व्यापार छोड़कर शराब के व्यापार में जुट गया और शराब का अवैध कारोबार करने लगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये खुद होटल संचालक सुनील राम ने कबूला है। पिछले कई महीनों से वह शराब का कारोबार कर रहा था और शराब उसने लीची बागान में छुपाई हुई थी, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने पर्दाफाश किया है। उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा मिठनपुरा लेप्रोसी मिशन स्थित राजपूत टोला लीची बागान में मिट्टी के अंदर दबाई गई शराब को बरामद किया है। इस दौरान मौके से भाग रहे कारोबारी सुनील राम को गिरफ्तार किया है, जिसने कबूला है कि वह होटल चलाता था, लेकिन लॉकडाउन में होटल बंद हो गया था तो उसने शराब का अवैध कारोबार करने लगा और इसमें वह मालामाल हो रहा था। होटल बंद हो गया, होटल में आने लगा नहीं आदमी, तो एक आदमी कहा 12-24 देते हैं पर पहुँचाने नहीं जाने खाली। होटल कहाँ? होटल बंद हो गया। होटल चलाते थे लॉकडाउन से पहले? हाँ, लॉकडाउन हुआ तो होटल बंद कर दिए। क्यों होटल बंद कैसे हो गया? क्या कि लॉकडाउन में आने ही नहीं लगा सब गाँव की सोच में। होटल बनाते तो लिट्टी चला सब बच जाता था, बंद कर दिए। अभी होटल उखाड़ दिया, नाला बन रहा है वहाँ रोड पर, होटल भी उखाड़ रख दिए। तो कौन नाम से होटल था? बिहारी होटल। अब क्या? लेप्रोसी मिशन से पहले। अब शराब बेचने लगे? शराब बेच रहे थे जी। कितना दिन से? 5-6 महीने से। प्रॉफिट होता है क्या इसमें? फायदा हो रहा था क्या? फायदा हो रहा था, मैंने कि क्या कहाँ छुपाते थे शराब? कहाँ छुपाते थे? रखे हुए कैसे सेटिंग कैसे हुआ? कैसे मतलब शराब को मंगवाना, किससे कांटेक्ट हुआ? कैसे शराब आया आपके पास? शराब है, एक लड़का है जो जेल से छूटा था। कौन है? अनिल पटेल नाम है उसका। कहाँ का रहने वाला है? वो मठ कन्हौली मठ का है। अच्छा। तो कहा कि बेचिए क्या है, वही देने लगा हमको 12-24 माल। 12-24 मतलब? माने कि 12 को चाहे 24 को पेटी? हाँ, माने कि नीड्स। हाँ, वो पेटी है ना? पीस एक पेटी में आता होगा ना 12 या 24? नहीं, 12 एक पेटी में तो 48 पीस आता है। अच्छा। और 12 पीस या 24 पीस हाफ पेटी हुआ। अच्छा। तो वही लेके उससे बेचने लगे शुरू। क्या अनुभव रहा आपका बेचने के बाद?
बेचने बाद कल सरस्वती पूजा था इसलिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए थे। सरस्वती कितना पूजा- ले लिए थे कल? 2-3 पेटी ले लिए थे, 2 पेटी शायद। सरस्वती पूजा में ज़्यादा खपत होगा। हम सोचे थे कि इसीलिए ले लिए थे। बिक्री हो रहा था लाल पानी का? बिक्री हो रहा था, हम तो पहुंचाने होम डिलीवरी करते नहीं, कहीं पहुंचाने जाते नहीं था, जो जानता था सो आता था अपने पास। कैसे बेचते थे? 250, 250, 300। कहाँ से क्या पकड़ाया सर, किस तरह से पकड़ा गया? कल सुबह गुप्त सूचना के आधार पर कन्हौली लेप्रोसी मिशन के में स्थित लीची गाछी में शराब रखने की सूचना मिली, तो संबंधित स्थान पर जाकर के ज़मीन की खुदाई करने पर ज़मीन में गड़ा हुआ अलग अलग हिस्सों से शराब बरामद किया गया। क्या पता चला कितने दिनों से कर रहा था, क्या करता था? इस संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जो उसी गाछी के आसपास मंडरा रहा था, और शराब मिल जाने पर इसकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध लगी और ये वहाँ से भागने लगा। तो इसे रोका गया और इससे पूछताछ की गई, और जब यह स्पष्ट हो गया कि यही कारोबारी है जिसने ये शराब छिपा कर रखा है, तो उसकी गिरफ्तारी की गई। ये होटल भी चलाता था पहले? हाँ, इसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में ये मीट शॉप चलाता था और इस कारोबार में घाटा लगने के बाद इसने ये अवैध रास्ता चुना। रविवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद अजय निषाद ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बजट को लेकर की जा रही बयानबाजी पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी चुनावों में जनता ऐसे नेताओं को जवाब देगी। उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा सब घाट का पानी पीकर पिछले दरवाजे से जदयू में आए हैं, चुनाव के बाद कहां जाएंगे? उसके लिए फिर चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा ना। अभी जो चुनाव है, मान लीजिए एमएससी में चुनाव करते हैं, उम्मीदवार देते हैं, तो उससे तो बहुमत का कोई अखड़ा से लेना देना नहीं है, वो तो विधान परिषद का चुनाव है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार हमारी पूरी टर्म पूरा करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल जो है पूरा होगा, उसमें कोई किधर भी दबाव डालता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार बजट को अच्छा बता रहे हैं, वही उपेंद्र कुशवाहा लगातार इसको जो है देखिए, वो उनका मामला है, अपना निजी विचार है, उस पर हम क्या बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सम्मानित नेता हैं, दूरदर्शी भी हैं, सब चीज़ समझते हैं। तो बजट का जो आप देख रहे हैं, ये पहला केंद्रीय बजट है जिसका जो है 30 साल 40 साल आगे सोच के ये बजट प्लान किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। डिजिटल करेंसी पे हम लोग जोर दे रहे हैं, डिजिटल लेन देन पे जोर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा, जो टैक्स की चोरी है वो रुकेगी, जो आतंकवादी घटना जो होता है, जो बड़े बड़े रुपये का लेन देन के कारण जो आतंकवादी घटना होती है, उस सब पे रोक लगेगा। क्योंकि डिजिटल करेंसी जैसे जैसे लोग में लोकप्रिय होगा तो लोग जो है नगद करेंसी खोजना छोड़ देंगे, नगद करेंसी करना छोड़ देंगे तो नगद छपना बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो ये सब की गतिविधियाँ जो होती है, आर्थिक अपराध के जो मामले होते हैं, क्राइम का जो हो, तो लोग समझता है कि यहाँ पर जाएंगे तो नगद रुपये ज़्यादा होगा, तो क्राइम का जो है सब चीज़ पर ये कंट्रोल करेगा। रविवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद अजय निषाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरगामी सोच को सलाम करते हुए कहा कि यह बजट जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा, आम आवाम के फायदे को देखते हुए डिजिटल करेंसी, रेलवे, एयरपोर्ट, बेरोजगारों के लिए रोजगार सहित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस बार का बजट बेहद उपयोगी है। दूसरे कार्यकाल में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, स्वास्थ्य और कल्याण पे फोकस किया है, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समावेशी विकास, मानव पूंजी के लिए नवजीवन का संचार, नवोन्मेष अनुसंधान का विकास, न्यूनतम सरकार का और अधिकतम शासन, स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है, निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक। टीका में आप देख रहे हैं, हम लोग ने एक नया मिसाइल काम किया पूरे विश्व के लिए, कोविड के लिए, और 21-22 में कोविड टीका के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे। मेड इन इंडिया न्यूमोकोल वैक्सीन जो वर्तमान 5 राज्यों में देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों का जो है मौत रोका जा सकेगा।
इसके साथ साथ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है जो लगातार आ रहा है कि इससे जो पर्यावरण का जो लगातार नुकसान हो रहा है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के लिए भी काम कर रहे हैं। पुराना जो अनुपयोगी वाहन जो आप देख रहे हैं, जो पोल्यूशन का जो मुजफ्फरपुर जैसे शहर जो है, इसमें भी हम लोग का जो लेवल है वो खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तो ये सब सिमटने के लिए जो है हम लोग पूरा ला रहे हैं कि ये सब वाहन को सरकार स्क्रैप में डालेगी और उसके बदले में जो नए खरीदेंगे लोग उसमें भी उसको छूट का मतलब प्रावधान किया गया है। निजी वाहन में 20 वर्ष का ये छूट दिया गया है। पुराना जो कमर्शियल वाहन है उसको 15 वर्ष के बाद जो है स्क्रैप करना है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार रविवार को जिले में माता सरस्वती की पूजा के बाद मां शारदे की प्रतिमा को श्रद्धालुओं के द्वारा नम आंखों से विदाई दी गई। सुबह से ही प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया और दोपहर होते होते लगभग सभी जगहों पर प्रतिमा विसर्जित कर दी गई। विसर्जन के दौरान मां सरस्वती के जयकारों के साथ कोचिंग संस्थानों एवं निजी पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमाओं को नजदीकी नदी और तालाबों में विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान छात्र एवं छात्राओं ने विसर्जन जुलूस में भाग लिया। इस दौरान सभी मां सरस्वती का जयकारा लगाते हुए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते देखे गए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिकंदरपुर ओपी थाना की पुलिस मुस्तैद रही। सरस्वती माता सरस्वती माता की जय कीजिए। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता ठीक से। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार सुबह मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थी। लता जी के निधन से मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई। लता मंगेशकर के निधन पर संगीत प्रेमियों ने आमगोला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें राकेश पटेल, रंजन ओझा, संजीव झा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर नम आंखों से भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया। आज भारत ने अपना एक अनमोल रत्न को खो दिया है, जिसका हम लोग सदियों से जिसके गाना हम लोग सुनते आ रहे थे और भी सुन रहे थे। आज वो आवाज़ अचानक बंद हो गई है, जिसका हम लोग को बहुत ही अफसोस है। बहुत ही दुख की बात है कि आज हम लोग के बीच वो लता जी नहीं रही। और संजोग जिसके कंठ में सरस्वती का विराजमान होता था, जिनके कंठ में सरस्वती खुद बैठती थी, और सरस्वती माता की विदाई के दिन ही वो खुद विदा हो गई है। इसका मतलब है तो साक्षात एक सरस्वती के रूप में यहाँ विराजमान थी। और हम लोग आज उनका श्रद्धांजलि सभा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया है। हम लोग के हमेशा जीवित रहेंगे। भले ही वो आज मर गए हैं, लेकिन वो मरे नहीं हैं। संगीत का बहुत बड़ी छाप जो अमिट उन्होंने छोड़ दिया है, ये हमेशा भारतवर्ष उनका याद करेगा। और विभिन्न भाषाओं में लता जी ने जो अपनी आवाज़ में अपनी गीत को प्रस्तुत किया है, वो गीत आज भी अमर रहेगा। और इन्हीं कामनाओं के साथ हम लोग उनको भावनीय विदाई देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं उनको कि आप हम लोग के जीवन में हमेशा सदैव रहेंगे। आपके जैसा न कोई हुआ है, न भविष्य में कोई होगा। ये आज बहुत दुख की बात है जो लता जी हम लोग के बीच में नहीं रहीं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा धरोहर खो गया आज के डेट में। भारत में लता जी के नाम से भी लोग भारत को जानता था। फिर ऐसा कभी पृथ्वी पर न हुआ है और शायद नहीं होगा। हम लोग सब लोग मिल करके सच्ची श्रद्धांजलि लता जी को दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी मकबूल अहमद एजाजी के मंझले बेटे व मुजफ्फरपुर के मशहूर अधिवक्ता मकबूल एजाजी का शनिवार को इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वे करीब 74 वर्ष के थे। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी नमाज जनाजा रविवार की दोपहर जोहर की नमाज के बाद तिलक मैदान स्थित मस्जिद में अदा की गई। इसके बाद उन्हें पंखा टोली स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उन्होंने MA LLB की पढ़ाई करने के बाद वकालत में किस्मत आजमाई की और बेहतरीन वकीलों में शुमार हुए। वे मुजफ्फरपुर SKJ लॉ कॉलेज में प्रोफेसर भी थे। वे समाजवादी नेता भी थे। आवाम की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे।
वे बढ़ चढ़कर समाज की खिदमत करते थे। उनका एक बेटा था जिसका काफी दिन पहले वफात हो गया है, जिससे वे काफी दुखी रहते थे। उन्होंने अपने पीछे एक बेटी व अपनी शरीके हयात को छोड़ा है। उनके भाई मंसूर अहमद एजाजी व भतीजे अधिवक्ता रिजवान अहमद एजाजी ने बताया कि वे काफी दिनों से बीमार थे। शहर की कई हस्तियों ने उनके जनाजे में शामिल हुए और महरूम के लिए दुआए मगफिरत की। जी, हम लोग के गार्जियन एजाजी साहब, कल उनका इंतकाल हो गया। बहुत अपूर्णीय क्षति है हम लोग के लिए, हमारे गार्जियन के समान थे। हम लोग के गुरु थे और हमेशा उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सभी को मिलता था। कभी भी उनको पक्ष विपक्ष चाहे कोर्ट में कभी गुस्साए हुए आज तक नहीं देखे। हमारे गार्जियन अभिभावक इस वार्ड का एक धरोहर चला गया। आज हम हिंदू मुस्लिम सभी सौगात के जो भी हमारे लोग हैं उन सभी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम तो यही कहेंगे, जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की राजनीति में भी निष्पक्ष रूप से सभी पक्ष के लोग, बार की राजनीति में भी 2-3 घड़ा रहता है। माननीय एजाजी साहब कैलाश बाबू के टीम में थे, उधर रामानंद बाबू का टीम था, लेकिन दोनों टीम के लोग जितना मान सम्मान एजाजी साहब को करते थे, चाहे दोनों में जो तालमेल बना के रखते थे, इस प्रकार की शख्सियत का अब हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बिल्कुल शून्यता हो गया है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी क्षति है। जनाब मकबूल अहमद एजाजी साहब न केवल एक वरीय अधिवक्ता थे, मशहूर वकील थे, बल्कि पूरे समाज तमाम वर्गों को लेकर चलते थे। और अपनी ये 55 साल की उनकी जो वकालत की पेशा, और उसके बाद पूरे समाज के हर वर्ग, हर धर्म के और हर वर्ग के लोगों को तमाम सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक के कार्यक्रमों में वो सक्रिय भूमिका निभाते थे। और ये शहर ने एक बहुत ही लोकप्रिय कर्मठ अधिवक्ता और समाजसेवी को खो दिया है, जिसकी कमी वर्षों महसूस की जाएगी। और ऐसी हस्तियां मेरे ख्याल में बहुत वर्षों के बाद जन्म लेती हैं। इतनी महबूब, इतनी लोकप्रिय शख्सियत का जाना पूरे शहर के लिए बुरे दुख और गम की बात है। रविवार को नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के संस्थापक, महान शिक्षाविद एवं पूर्व मंत्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुण्य स्मृति समारोह सह सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, पूर्व प्राचार्य अबूजर कलामुद्दीन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रभात रंजन, अभय कुमार सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने उनके प्रतिभा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास का भी उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने फीता काटकर किया। ये नीतीश्वर बाबू की पुण्यतिथि पे हम लोग हर साल 6 फरवरी को इस महाविद्यालय में हम लोग ये पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं। और चूँकि नीतीश्वर बाबू इस क्षेत्र के महान नेता थे और वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, और उन्हीं के कर कमलों से इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, इस महाविद्यालय का निर्माण किया गया था। तो हर साल की भांति हम लोग इस साल भी इस दिन को हम लोग इस अवसर को मनाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये महाविद्यालय हमेशा तरक्की करे। हम लोगों की यही अभिलाषा है कि ये विश्वविद्यालय में सबसे बेहतर कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित हो। इसी अभिलाषा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट क्लास का भी उद्घाटन किया गया, क्या कुछ बैठना? एक स्मार्ट क्लास भी और एक बच्चों के लिए यूरिनल बनाया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा नीडेड था यहाँ पे, उसका भी उद्घाटन हुआ। नीतीश्वर महाविद्यालय के संस्थापक और पूर्व मंत्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार छात्र संघ की ओर से नीतीश्वर महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह, जिला अध्यक्ष करण सिंह, विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य कुमार सहित संघ के सदस्यों ने उनके प्रतिभा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की तरफ से बाबू नीतीश्वर सिंह जी के 41वें पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर पुष्प अर्पित किए हैं। और हम लोगों का जो है, जो नीतीश्वर सिंह का विजन रहा शुरू से, शिक्षा, बिहार को शिक्षित करना, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाना,
कॉलेज स्थापित करना, गरीबों को शिक्षित करना, वही हम लोगों का भी शुरू से उद्देश्य रहा बिहार शासन का भी, कि बिहार को शिक्षित करना, गरीब तबके को लोगों को, एक लोगों को शिक्षित करना, ताकि हमारा बिहार एक शिक्षित हो, एक उज्जवल बिहार हो, पूरे मतलब देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बिहार का एक अलग पहचान हो। और वहीं पे हम लोग उतरे हैं और नीतीश्वर सिंह जी के आदर्शों का हम लोग पालन करते हैं और उन्हीं पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को जिला परिषद मार्केट स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में केंद्रीय बजट 2022 संभावना एवं संशोधन विषय का समीक्षा एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रशांत कुमार राय की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा उसकी बजट तय करती है। वहीं राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी के निर्देशक आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि केंद्रीय बजट में नए करों का प्रावधान नहीं किया जाना मोदी सरकार के सकारात्मक सोच को दिखाती है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ वर्कर्स के राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के कर छूट को बढ़ावा चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी न केवल सरकारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, साथ ही देश में सबसे अधिक करदाता सरकारी कर्मचारी ही होती है। दो फेज में ले लीजिए। जी बताइए। केंद्र सरकार का 2022 बजट आया है और उस बजट पर परिचर्चा के लिए आज राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और बिहार सिविल सोसाइटी का संयुक्त तत्वावधान में ये समीक्षा गोष्ठी रखी गई है, समीक्षा संवाद के नाम से। और इसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे समाज क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले जो ट्रेड यूनियन क्षेत्र के हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, इस तरह के सभी लोगों को हमने यहाँ बुलाया। सांस्कृतिक कर्मी आए हैं और उन सबों ने परिचर्चा में सार संक्षेप ये दिया है कि बजट संतुलित है, मगर इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है और उन संशोधनों पर प्रस्ताव पास किया जाना है यहाँ अभी आगे के सत्रों में। खास करके हमारे संगोष्ठी का जो सार संक्षेप आया है कि विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक नया प्रावधान किया है, जो ई विद्या और ई यूनिवर्सिटी का प्रावधान है, उसको सभी वक्ताओं ने अप्रिशिएट किया है। हमने यहाँ पर राजनीतिक संतुलन भी रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या अन्य प्रमुख पार्टियां हो बिहार की, सबों के प्रतिनिधियों को हमने राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और सिविल सोसाइटी के मंच पर बुलाया है और ये एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में आज यहाँ चल रही है। जी, आज राष्ट्रकवि दिनकर जी और बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिस समारोह को बहुत ही दुखद घटना हुई कि भारत में जो लता मंगेशकर जो थी, वो उनके देहांत होने के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग किया। तो सम्मान समारोह तो नहीं, बट 2022 का जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और उसी के आज बैठक कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज? संदेश तो यही देना चाह रहे हैं कि आज बहुत बड़ी क्षति हुई है भारत वर्ष में लता मंगेशकर जी को लेकर, और श्रद्धांजलि सभा भी लोगों को हम आग्रह करेंगे कि श्रद्धांजलि उनको अर्पित करें, क्योंकि यह तो आज राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया था, जो 2022 का जो आम बजट आया है उसकी समीक्षा बैठक तथा सम्मान समारोह रखा गया था। लेकिन आज के दिन ही जब हमारी माता सरस्वती की आज विदाई हो रही है, उसी दिन हमारे भारत रत्न श्री लता मंगेशकर जी का आज देहांत हो गया है। तो हम लोगों ने कार्यक्रम को थोड़ा सा परिवर्तित किया है और कार्यक्रम में जो सम्मान समारोह रखा गया था उसको हम लोगों ने हटा दिया है, बदल दिया है और सिर्फ हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी पे आज परिचर्चा सिर्फ होगी और हम लोग फिर इसके बाद इसका उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत भी रखेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Okay. Okay. Okay.